हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखेगा। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जीके के सिलेबस में विज्ञान के अंदर फिजिक्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए हुए वीडियो शुरू करते हैं। इकाई समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिमाण होता है। सदिश में क्या होता है दोस्तों? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में क्या होगा? उसमें सिर्फ परिमाण ही होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। ये दोस्तों सदिश और अदिश को लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, एक्सीलरेशन। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की दूरी शून्य नहीं होती। जैसे दोस्तों, ध्यान रखें, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है। कोई बंदा ऐसे घूम फिर के आता है, ठीक है ना, ऐसे सर्कल में घूम फिर के आता है, और वो उसी स्थान पर आके रुकता है जहाँ से उसने शुरुआत करी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? विस्थापन क्या होता है? शून्य होगा। पर जो उसने ये इतनी दूरी तय करी है ना, तो ये दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप घर से स्कूल जा रहे हो और वापस स्कूल से घर आ रहे हो, तो आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। पर जो दूरी हुई ना, तय की गई दूरी, वो कभी भी शून्य नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को स्पीड का क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को। त्वरण और विस्थापन दोनों ही कौन सी राशियां है? तो दोनों सदिश राशियां हैं। न्यूटन के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे? तो ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है। कोई वस्तु स्थिर है, जैसे दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, ये किसी समतल में कोई बॉल है, वो लुढ़क के जा रही है, ठीक है ना। तो वो लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर दे। जैसे जब तक अपन उसे हाथ से नहीं रोक दे, तो वो लुढ़कना बंद नहीं करेगी। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ऑटोमेटिक भी तो रुक जाती है। उस कंडीशन में क्या काम कर लेता है? उस कंडीशन में दोस्तों क्या घर्षण भी काम करता है, ठीक है ना। तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गतिशील वस्तु गतिशील रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया हो। किस कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात या अचानक चलाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है? विराम के जड़त्व के कारण। जैसे गाड़ी है, आप उसकी सीट पर इस तरीके से बैठे हो, और गाड़ी क्या है? अभी स्थिर अवस्था में है, तो अपन भी क्या रहते हैं? उस कंडीशन में स्थिर ही रहते हैं। पर एकदम गाड़ी से झटके से स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, तो अपन भी क्या करते हैं? एकदम झटका खा के रुक जाते हैं। या चलती हुई गाड़ी में हम गतिशील होते हैं, तो गाड़ी रुक रही होती है तो एकदम झटका खा के थोड़ी आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये गति के जड़त्व के कारण होता है। किस कारण डंडे से प्रहार करने पर धूल की कोट की धूल जड़ जाती है? तो ये होगा विराम के जड़त्व के कारण। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? फोर्स की। किसकी होती है? बल की। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग का मात्रक होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, ठीक है। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समवेग। किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को।
न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो त्वरण की दिशा किस दिशा में होती है? तो होती है बल की दिशा में होती है। त्वरण की दिशा किस दिशा में होगी? बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन होती है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग कितना रहता है? अपरिवर्तित रहता है, अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल कार्य करता है वृत्त के केंद्र की ओर। किस बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है? तो अपकेंद्री बल पर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल का। जैसे दोस्तों पृथ्वी भी घूमती है सूर्य के चारों, सूर्य बीच में आ गया, ठीक है, और पृथ्वी दूसरे ग्रह भी इनके चारों ओर घूमती है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? सेंटर में हो जाता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है जिसमें बल केंद्र की ओर लगता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे समझा जाता है कार्य होना। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है गुणनफल। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जबकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक हो जाएगा वाट। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यह भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब जैसे दोस्तों सेल हो गया, ठीक है, सेल में जो हम केमिकल जो भी केमिकल भरते हैं उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, और जो वो पावर देता है जिससे हम उससे आउटपुट लेते हैं, जो भी चाहे बैटरी की लाइट जला रहे हो या कुछ भी जला रहे हो, तो वो क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है।
एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 1 HP। ये होती है 746 वाट के बराबर। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्व का मान पृथ्वी के गुरुत्व के मान का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। पृथ्वी, सौर मंडल और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी के लिए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सौर मंडल के लिए हो जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए कितना होगा? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है पलायन वेग। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितना होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है? तो घूर्णन काल होता है 24 घंटे के तुल्य। दाब का ऐसा मात्रा कितना होता है? न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायुदाब मापी या बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना क्या संकेत देता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा? किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में चिपके हुए रहते हैं? तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। और किस कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। ब्लोटिंग पेपर में स्याही का सुखाए जाना होता है केशिकत्व के कारण। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होगी तो प्रकाश तरंग कौन सी होगी? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? एच जेड क्या है? ये होता है हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हवा, जल तथा लोहे ध्वनि का वेग होता है। हवा में होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, जल में होता है 1400 मीटर पर सेकंड और लोहे में होता है ध्वनि का वेग 5000 मीटर पर सेकंड होता है। इनको दोस्तों आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है ना। ध्वनि का वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तरंगदैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती ध्वनि की चाल। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तथा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं श्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति को तो कह देंगे अश्रव्य तरंगे, ठीक है। और 20 से 20,000 के बीच को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य के कान कितनी तरंगों को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव का कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि कितनी तरंगों को सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। किन तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। ध्यान रख लें दोस्तों, सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एक तो समुद्र की गहराई मापने में, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होना आवश्यक है? तो 17 मीटर की दूरी। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। Cp माइनस CV इजिकल टू R को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मेयर के सूत्र से, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है। मेयर के सूत्र से जानते हैं इनको।
किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है? तो यहाँ क्या होता है, ध्वनि का अपवर्तन होता है। ठीक है, कई बार आप दोस्तों देखना कि रात के समय क्या होती है, दूर की ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो क्या कारण है, अपन सोचते हैं कि सब जगह शांति हो गई, ठीक है, इसलिए सुनाई दे रही है, तो वो नहीं होता है, इसमें ही होता है ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो उसे पार्सेक कहते हैं। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा की ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाब मापी, उसे बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है, वर्षा की संभावना होती है। अचानक नीचे गिरेगा तो क्या आएगा, ऐसे मौसम विभाग वाले संकेत देते हैं कि आंधी आने वाली है। ठीक है, और अचानक नीचे गिरता है तो क्या आती है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना हो जाती है। अपेक्षित घनत्व को किस में मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ता है, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। पारा कितने डिग्री पर जमता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा। ये क्या है, ऊष्मा संचरण की विधि है। कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है, चालन, संवहन और विकिरण। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। कितने डिग्री जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो विकिरण विधि के द्वारा आती है। पृथ्वी से पृथ्वी पर या सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा आती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में क्या महसूस होता है, तो गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि के द्वारा होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं और पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना किसके कारण होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन तो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब दोस्तों होता क्या है, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा हो रही है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। ठीक है, और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम हो उसकी तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लेमड़ा कहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य जाता है तो इसकी प्रकीर्णन कम होती है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये दूर से ही दिखाई दे देता है। आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होता है। फिर आता है चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण क्या लगता है, उस टाइम लगता है सूर्य ग्रहण लगता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो बनेगा अनंत पर। मोटर कार में साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होगा? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। लाल, हरा एवं नीला रंग को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं प्राथमिक रंग। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है? तो विपरीत दिशा में बनेगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो कार्य करता है अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। किस रंग का प्रकीर्णन उसके किस पर निर्भर नहीं करता? सॉरी, किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा, ठीक है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। किस रंग की वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर देती है? तो काले रंग की वस्तुएं सभी को अवशोषित कर देती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। ये रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग हो जाएंगे। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वो है चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अचालक। लकड़ी, रबर तथा कागज विद्युत के क्या है? तो ये हो जाएंगे अचालक होते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच की होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्धचालक। जो आधे तो चालक होंगे और आधे अचालक होते हैं उन्हें कहते हैं अर्धचालक। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि कौन से पदार्थ हैं? तो ये अर्धचालक के पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का। अबिंदुकता के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसका प्रयोग होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो दो उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है। नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान की जाती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है अस्थायी। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? तो कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न हो जाता है। परमाणु विद्युत का क्या होता है? तो परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें क्या विद्यमान होते हैं? तो प्रत्येक पदार्थ के ये दोस्तों सेंटर होता है, इसमें क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। और इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और ये इसकी बाहरी कक्षा यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है आवेशीन कण। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। किसका प्रयोग तड़ित चालक के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो तड़ित चालक का।
तड़ित चालक किसका बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है तांबे का। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल करता है। 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं 1 यूनिट, 1 किलो वाट और होर, इसे कहते हैं 1 यूनिट। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? तो विलयन का विद्युत अपघट्य हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप होता है? तो फास्फोर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारे पर किसके तंतु लगे होते हैं? तो बेरियम ऑक्साइड के। लेकलांसी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका लेप होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? तो डायनेमो या जनरेटर। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा जनरेटर या डायनेमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? तो विद्युत मोटर करता है। दोस्तों देख लीजिए क्या हो रही है, विद्युत मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं। सस्ता फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा, टीन और शीशे का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकेगी? तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगी। वो कोई चुंबक है, आप उसको लटका दीजिए, ठीक है, तो वो किस दिशा को दर्शाएगी? नॉर्थ और साउथ को, उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाएगी। चुंबकों के समान ध्रुवों एवं असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो चुंबकों के समान ध्रुवों में तो होता है विकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से क्या होता है? तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है, मतलब चुंबक अपना गुण खत्म कर देती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान तथा विषुवत रेखा पर मान क्या होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान तो होता है 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर क्या होता है? 0 डिग्री। चुंबकत्व की असली पहचान क्या होती है? तो विकर्षण तथा प्रतिकर्षण। जीवाश्मों प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग 14 विधि से। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का। एक्स किरणों की खोज 1895 में किसने की थी? तो रोंटगन ने की थी। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का। ओके दोस्तों, दो चीजें आती है, एक तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में क्या होता है? नाभिक का विखंडन हो जाता है और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिक का संलयन होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव कितना होता है? अधिक ही होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए किन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का। नाभिकीय रिएक्टर में
न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल का या ग्रेफाइट का। भारी जल क्या होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये होता है भारी जल। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन। किसका उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में करते हैं? तो एक्स किरणों का। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में किस विधि द्वारा गर्म होती है? तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष हमेशा बनेगा सूर्य की विपरीत दिशा में। ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से क्या होती है? उसमें नाइट्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः बनाए जाते हैं लोहे और इस्पात के। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? तो शिकागो में। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर कितना होता है? तो वहां पर होगा न्यूनतम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। जल पृष्ठ तरंगें ऊर्जा की होती है वाहक। केल्विन मापक्रम का शून्य कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है केल्विन माप का शून्य। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व कितने होते हैं? 74% तो होता है हाइड्रोजन, 25% होता है हीलियम और अन्य तत्व होता है 1%। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। कार्य शून्य कब होता है? जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य भी 0 होगा। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, इसका क्या कारण है? तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर खाना देर से पकाया देता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मी में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। ये इनका क्या वैज्ञानिक कारण है? जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। जाड़ों बोले तो ठंडों में। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों का मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। साबुन की बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। और भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है? तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां पर दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, दाब वहां कम होएगा। और बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल किस प्रकार बहता है? शांति तरीके से बहता है गहरा जल। रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ये। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है।
रेडियो का सुनना किस कारण संभव है? अनुनाद के कारण रेडियो का सुनना संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ जाएगा कमरे का। जब किसी कमरे में फ्रिज रखा हुआ है और अगर आप उस फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप किस कारण गर्म हो जाता है? तो बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। और किस कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण। मैक नंबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों के लिए। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किसमें किया जाता है? आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगी mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन का सिद्धांत है। ठीक है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक तथा स्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने में तो प्रयोग करेंगे नर्म लोहे का, और अगर स्थायी चुंबक बनानी तो इस्पात का प्रयोग करेंगे। शुद्ध फ्यूज जो होता है ना वो किसका बना होता है? तो बना होता है टिन का। शुद्ध फ्यूज किसका बना होता है? टिन का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लो ऑक्साइड है जिसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है दोस्तों? फेरस लो ऑक्साइड होता है। ठीक है। और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ट्रांसफार्मर। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है माइक्रोफोन। कैथोड किरणें होती है क्या होती है? अदृश्य किरणें जो दिखाई नहीं देती है, कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के किरणों का वेग का होता है 1/10 गुना। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्या कारण है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। इसी कारण ऊंचाई पर क्या होती है? फाउंटेन पेन से स्याही क्या होती है? बाहर निकलने लगती है। एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलना क्या होता है? घट जाता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा जैसे दो बर्फ होती है, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे दबा के चिपका देते हैं तो वो क्या होता है? चिपक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? जब हम दाब बोले तो जब हम इधर से दबाते हैं तो दाब अधिक होने से गलना घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंगदैर्ध्य घट जाती है। प्रकाश वायु से किस में जाता है? कांच में। ठीक है। जैसे ये आपने एक बीकर बना दिया कांच का, अब यहाँ पे प्रकाश जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको पार करेगा तो इसके जो फिर तरंगदैर्ध्य होगी ना तो वो क्या होती है? घट जाएगी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। श्वेत प्रकाश जो होता है ना वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किस बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है? तो उत्प्लावन बल में। इसमें क्या होता है? डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? तो वो होता है निर्वात में होता है।
पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच कोण कितना होता है? तो 18 डिग्री का होता है। और फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है? तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। किन तरंगों का उपयोग संकेत भेजने के लिए करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो यही कारण है वह पानी में तैरता रहता है, घनत्व कम होने के कारण। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी होती है? तो वो होती है सोना। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर क्या घट जाता है? तो उसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? तो घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहे को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ध्वनि का प्रसारण कहाँ पर संभव नहीं है? तो कहाँ पर? निर्वात में। वहां पर ध्वनि का प्रसार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर उसका प्रसारण संभव नहीं होता है। चंद्रमा पर किसकी अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा हो जाएगा। किस कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है? तो घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण। और किस कारण दो भीगे कांच को हटाने से में बल अधिक लगाना पड़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे किस कारण गोल हो जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कांच की छड़ को जब गर्म करेंगे तो उसके सिरे क्या हो जाएंगे? गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उसी कारण क्या होते हैं? तारे आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का। और वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का सबसे कम होता है? प्रकीर्णन मतलब वर्णक्रम में सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का हो जाएगा? तो हो जाएगा लाल रंग का। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, लाल रंग और बैंगनी रंग, इनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तरंग कम होता है। ठीक है। बेतार तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हर्ट्ज ने करी थी बेतार तरंग की खोज। गैलीलियो की दूरदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो गैलीलियो की दूरदर्शी में होता है अवतल लेंस का प्रयोग। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर मिश्रण हो जाएगा टीन और शीशा का मिश्रण होता है सोल्डर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष? तो ये दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। किस यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं हवा की दिशा और वेग मापने में। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन का प्रयोग करते हैं ट्यूबलाइट में। गैस की बात हो रही है, ठीक है ना दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन गैस का। हैरी पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो वो दिखाई देगा 76 वर्षों के बाद। और ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है।
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण क्या है? तो ध्वनि का परिवर्तन। मतलब कई बार अपन ऐसे बोलते हैं तो वह हमारी आवाज क्या गूंजती रहती है, मतलब वो फिर से आवाज रिपीट होती है। तो उसका कारण क्या होता है? तो ध्वनि क्या होती है? परावर्तित होती है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो तारापुर में। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिक का संलयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ का तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। ठीक है, जब कोई अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा जाता है तो उससे ऊर्जा किस रूप में मिलती है? विद्युत ऊर्जा। उसमें सौर सेल लगा लिया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा होती है सौर सेल। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पायरोमीटर यंत्र का। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। फ्रिज में कौन सा एक सामान्य तापमान को बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। मतलब फ्रिज में क्या होता है जो तापमान को मेंटेन करके रखता है, तापमान को? तो थर्मोस्टेट। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो जीरो डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, कितनी? जीरो डायोप्टर होती है। यहाँ पर जीरो डायोप्टर हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने करा था। क्या कारण है कि तेल जत्था तेल जल की सतह पर फैल जाता है? मतलब अगर आप जब तेल को पानी में डालोगे तो वो फैल जाता है और ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है, तो इसी कारण तेल पानी की सतह पर तैरता रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व रहेगा अपरिवर्तित। जब वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसका घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो जल का वाष्प में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वायु दाब में कमी आ जाती है। इसी कारण हवाई जहाज से जब यात्रा करती है तो पेन की स्याही निकलने लगती है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप यंत्र का। पनडुब्बी देखी होगी दोस्तों आपने कितनी बार, वो पानी के अंदर रहती है। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उसमें करते हैं पेरिस्कोप का। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किस लिए होते हैं? तो विकिरण की विविधता के कारण होते हैं भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल और कण। कौन सी तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है? तो वो हो जाएगी ध्वनि तरंगें, जो ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति कैसी होती है? तो कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या है? तो यह है उपापचय। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन्स केपलर ने करा था। ग्रह की जो गति करते हैं उसका किस नियम पर वो गति करते हैं ग्रह, उसका प्रतिपादन करा था जॉन्स केपलर ने। माध्यम में तापमान में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहेगी? तो पहले जैसी ही रहेगी।
लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देगा। चाहे तो आप ये घर पे प्रयोग करके देख लेना। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो SI पद्धति में तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कारण चक्कर लगाते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कारण चक्कर लगाते हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण। केची, सड़सी और पिलास किस श्रेणी के उत्तरलक है? तो केची, सड़सी और पिलास ये हो जाएंगे प्रथम श्रेणी के उत्तरलक। सरोता नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तरलक है? तो हो जाएगी द्वितीय श्रेणी के उत्तरलक हो जाएंगे। चिमटा, किसान का हल किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो वो हो जाएंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगी? तो वो एक साथ पहुंचेगी। ठीक है ना दोस्तों, कि वायु की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराई गई अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर पहुंचेगी एक साथ। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। फिर आता है कि वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में कौन पहले पहुंचेगी? ठीक है, दो वस्तु गिरा रहे अगर वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से, तो कौन पहले पहुंचेगी? तो वो वस्तु पहले पहुंचेगी जो भारी होगी। ठीक है, तो भारी वस्तु जो होगी ना, वो हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो वो होता है 2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना की वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने में लगने वाले बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनते हैं तो किस यंत्र की सहायता से सुना जाता है? तो हाइड्रोफोन की सहायता से सुना जाता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगी पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो पॉइज हो जाएगी। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गैस का दाब। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? तो होते हैं शीशे में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? तो वो शीशे में परिवर्तित होते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर सेल। सौर सेल दोस्तों क्या होता है? जो धूप से जिनको चार्ज किया जाता है सूर्य की रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से, फिर उसमें तो वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है सौर सेल। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। किस में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को? कैलोरी में।
जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग हो जाता है 2 गुना। कोई पिंड है, उसकी गति अगर दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो उसका संवेग हो जाता है 2 गुना। एक चुंबकीय क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा और बीटा कण को। किसको करेगा? अल्फा और बीटा कण को। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है, एसी धारा पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, एसी और डीसी दो धारा होती है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेट करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करेगा एसी धारा पर। फेराडे संख्या किसके बराबर होती है? तो 9.65 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के बराबर होती है फेराडे संख्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ये इकाई हो जाएगी ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये एक ऊर्जा की इकाई है। और किसमें कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है? तो शुष्क सेल में, उसमें क्या होता है? कार्बन की छड़ तो कार्य करेगी एनोड का और जस्ते की बर्तन करेगी कैथोड का कार्य। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक धातु में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि कौन से पदार्थ हैं? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। कौन से? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये पदार्थ हैं अनुचुंबकीय। और डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो एक दिशा में बहती है डायोड से धारा। किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने नापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था प्रकाश के वेग को। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है दोस्तों ध्वनि से। किससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव? तो वह ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? तो होती गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? तो होती है गामा किरणें। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक क्या होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कई बार आपने ये सवाल लिया आया होगा कि फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगी सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातु या इस्पात या लोहे में। ठीक है, तो लोहे में कितना होता है? 5000 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस धातु, इस्पात या लोहे में। गैसों में हाइड्रोजन में किसकी चालक सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में किसकी चाल सर्वाधिक होती है? ध्वनि की। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो होता है 373 केल्विन पर। मतलब वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 के। ठीक है, तो अगर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर वो हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन पे। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है? तो गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ठोस की शुद्धता
किसके निर्धारण के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो गलनांक बिंदु के निर्धारण के द्वारा। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन कितने डिग्री पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप रेखा कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप होता है 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील किसके बराबर हो जाएगी? तो होती है 1852 किलोमीटर के बराबर होती है एक नॉटिकल मील। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मैक संख्या। वायुयान के चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है साबुन का बुलबुला। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये था फिजिक्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो जो सवाल आपको बताए आपने एक एक सवाल को ध्यान से देखा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ऐसी ही अन्य टॉपिक की भी वीडियो चाहिए इतनी ही लंबी सीरीज के रूप में, तो आप चैनल पर विजिट करिए। ठीक है, आपको मैथ्स की, जीके की, रीजनिंग की ऐसी ही पूरी कंप्लीट वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।